नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोदी सरकार में हुई धांधली के खुलासे की। कितने भी नोटिस आ जाएं, ये खुलासे हम करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगे बड़े झटके की। देखेंगे अरावली के मुद्दे पर छिड़े सियासी संग्राम को, और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। बीजेपी नेता सिंगर की जमानत पर लोगों में बढ़ते आक्रोश को, जानेंगे राहुल गांधी की जासूसी पर कैसे घिरी मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 27 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मनरेगा में हुए बदलाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। जी राम जी कानून के खिलाफ कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन। महाराष्ट्र की सियासत में पक रही नई खिचड़ी। बीएमसी चुनाव में साथ आने की तैयारी में जुटे शरद पवार और अजीत पवार। 15 जनवरी को होने हैं बीएमसी चुनाव। 5 जनवरी से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र में पेश की जाएंगी 5 टैग रिपोर्ट्स। दिल्ली के एलजीवीके सक्सेना विधानसभा को करेंगे संबोधित। और शेयर बाजार में गिरावट, 367 अंकों की गिरावट के साथ 85,041 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 99 अंकों की गिरावट के साथ 26,042 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार पर धांधली के बड़े आरोप लगे हैं। आरोप धांधली के साथ धांधलेबाजों को बचाने के भी लगे हैं। जिन लोगों को केंद्र की जांच एजेंसियों ने धांधली के लिए जिम्मेदार माना, सरकार ने उन्हें बचा लिया। बचाया ही नहीं बल्कि प्रमोशन भी दिया, बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे में अब विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं कि आखिर भ्रष्टाचार के आरोपियों पर मोदी सरकार इतनी मेहरबान क्यों है। देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, लेकिन अब उनके 11 साल के कार्यकाल में सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगे हैं कि खाने और कमाने की बातें छोटी हो गई हैं, क्योंकि घोटाले लाखों के नहीं करोड़ों में हो रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र की जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया कि मोदी सरकार घोटालेबाजों को सिर्फ बचाती नहीं है बल्कि उन्हें इनाम भी देती है, बड़ी कुर्सी देती है जिससे बड़े घोटाले किए जा सके। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की एक गोपनीय रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यूपी में 112 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया गया था और इस घोटाले के सबसे बड़े लाभार्थी थे नवनीत सहगल। वो ही नवनीत सहगल जिन्हें मोदी सरकार यूपी से केंद्र में लाई और प्रसार भारती का चेयरमैन बना दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकम टैक्स की रिपोर्ट 2022 की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि रिपोर्ट जांच के लिए लोकायुक्त को भेजी गई थी, लेकिन लोकायुक्त की तरफ से कहा जा रहा है कि रिपोर्ट उन्हें मिली ही नहीं, इसलिए जांच भी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि फिर ये रिपोर्ट कहाँ चली गई। 2024 में सहगल रिटायर भी हो गए तो केंद्र सरकार मेहरबान हो गई, लेकिन जब धांधली की खबरें बाहर आई तो आनंद फानन में उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं। खेड़ा ने कहा, 4 मार्च 2022 को लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी आईईडी के निदेशक देवेंद्र पाल सिंह शामिल थे और इसी आईईडी के चेयरमैन नवनीत सहगल थे। इस मामले में घर से भी 4 करोड़ कैश मिले और जब इनकम टैक्स ने जांच शुरू की तो पता चला कि सरकारी योजनाओं में कट कमीशन का सिस्टम चल रहा था। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-22 के बीच यूपी की कई योजनाओं में 112 करोड़ का नकदी घोटाला हुआ। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को गया। यही मॉडल यूपी कॉन में दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इसमें फर्जी बिल, शेल कंपनियों और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए खेल किया गया। 21 करोड़ का निवेश एक ऐसी संदिग्ध कंपनी में हुआ जिसके डायरेक्टर नवनीत सहगल के बेटे थे। यानी इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद भी नवनीत सहगल को प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। अगर ये बात पीएम मोदी जानते थे कि ऐसा घोटाला हुआ है तब भी चेयरमैन बनाया तो ये और गंभीर बात है। सहगल को लेकर पवन खेड़ा ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अब उनकी नियुक्ति पीएमओ में होने वाली है। सहगल की खूबियां हैं, अब उसका फायदा पीएमओ उठाएगा। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर पीएमओ में क्या चल रहा है। पीएमओ से चलने वाले ऐप में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, इस ऐप में किसके परिवार के लोग शामिल हैं, इसका जल्द खुलासा होगा। और इन तमाम सवालों की कई कड़ियां कॉमन हैं और इनमें नवनीत सहगल एक हैं। जो लोग विदेश में हवाला करते हुए हवालात में चले गए वो भी पीएमओ के नजदीक हैं और जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कार्यकाल संदिग्ध लोगों के कब्जे में कैसे आ गया है। कांग्रेस ने जो सबूत सामने रखे हैं उससे केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार दोनों ही सवालों में है और बीजेपी मुश्किल में। वैसे उसकी मुश्किल पश्चिम बंगाल में भी बढ़ती दिखाई दे रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी की दिग्गज नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और टीएमसी में शामिल हो गई हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चुनावी साल की शुरुआत से पहले ही नेताओं के एक दूसरे की पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 26 दिसंबर को बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी बंगाली अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने पार्टी छोड़ दी है। पर्णो मित्रा ने बीजेपी छोड़कर अब बंगाल की तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। टीएमसी ज्वाइन करने के बाद पर्णो मित्रा ने बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने बीजेपी में शामिल होने के फैसले को गलती बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने 6 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ चीजें ठीक नहीं रही। ये एक गलती थी और अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। बता दें कि पर्णो ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन कर अपने राजनीतिक सफर का आगाज किया था। बीजेपी ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पर्णो को उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि पर्णो मित्रा तब चुनाव हार गई थी। उन्हें पिछले बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 12 नगर विधानसभा सीट से टिकट दिया था। तब पर्णो को टीएमसी उम्मीदवार से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो वहीं अब ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ज्वाइन करने को पर्णो मित्रा ने अपने लिए बड़ा अवसर बताया है। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो अरावली को लेकर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। देश भर में अरावली को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और अब एनएसयूआई राजस्थान ने जयपुर में अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान के तहत पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस ने मोदी सरकार से कई सवाल किए। तो क्या कुछ हुआ प्रदर्शन के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस ने हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में पार्टी ने राजस्थान और केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अरावली सत्याग्रह का बिगुल फूंक दिया, जिसे लेकर पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि इस मुद्दे पर आगे की रणनीति क्या है। पार्टी ने बताया कि अरावली सत्याग्रह 7 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 20 जनवरी 2026 तक चलेगा। 1000 किलोमीटर की ये यात्रा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। पार्टी ने बताया कि उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे अरावली रेंज पर 100 मीटर का पैंतरा खत्म किया जाए, अरावली रेंज क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा हो, सरकार प्रस्ताव वापस ले, अरावली रेंज में माइनिंग को पूरी तरह से बैन किया जाए। वहीं इसी मुद्दे पर जयपुर में एनएसयूआई ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सरकार पर हमला बोला। पायलट ने पूछा कि आखिर किसके संरक्षण में अरावली में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। उन्होंने कहा, गुजरात हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो या राजस्थान हो, हर जगह बीजेपी की ही सरकार है। यानी डबल इंजन नहीं 4 इंजन की सरकार है और चारों इंजन इस कोशिश में है कि कैसे अरावली को खत्म किया जाए। गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, चारों राज्यों में चारों सरकारें भाजपा की हैं। केंद्र की सरकार भाजपा की है, तो ये डबल इंजन नहीं है, 4 इंजन है और सारे इंजन लगातार दौड़ रहे हैं कि कैसे अरावली पर्वत को नष्ट किया जाए। पायलट ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दाखिल करे और अरावली की परिभाषा में स्पष्ट बदलाव करे, ताकि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सके। वहीं अरावली के ही मुद्दे पर कांग्रेस 27 दिसंबर से प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। पार्टी का कहना है कि अरावली को बचाना सिर्फ एक मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य को बचाने की साझा जिम्मेदारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस का विरोध चरम पर है, तो वहीं इस चौतरफा घेराबंदी ने सत्ता पक्ष की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरावली की लड़ाई अब सड़कों पर आ पहुंची है, तो उन्नाव केस में भी महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन इस मामले में उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही। कोर्ट के फैसले के बाद लोगों में आक्रोश है और अब विरोध जताने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे सेंगर और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उन्नाव केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। लोगों में उसके खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अब ये गुस्सा सड़कों पर आ पहुंचा है। उन्नाव केस की पीड़िता के परिवार और अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वहां विरोध प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ प्रदर्शन करना मना है और गैर कानूनी है। 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो जंतर मंतर जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। पीड़िता की मां ने कहा कि जमानत खारिज की जानी चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही। पीड़िता की मां ने कहा कि उसकी जमानत खारिज होनी चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। हमें हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला तो हम दूसरे देश जाएंगे। तो वही महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय की मांग की और कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे और ये हमारा अधिकार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की।
और कहा कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सेंगर को क्लीन चिट दे दी है, ये एक बहुत बड़ा झटका है। ये देश में एक बहुत गलत मिसाल कायम कर रहा है। अब इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में न्याय व्यवस्था को लेकर बहस तेज कर दी है। सेंगर को लेकर तो बीजेपी पर सवाल उठ ही रहे थे और अब कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने एक बड़ा दावा किया है जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ कहा सैम पित्रोदा ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाल ही में जर्मनी के दौरे पर गए थे, जिस दौरान उन्होंने ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा से मुलाकात की थी। राहुल के जर्मनी दौरे को लेकर मोदी सरकार कई आरोप लगा रही थी। उन आरोपों को खारिज करते हुए अब सैम पित्रोदा ने दावा किया कि जब राहुल गांधी विदेशों में दौरे पर होते हैं तो भारतीय दूतावास के लोग उन पर नजर रखते हैं। मैंने खुद देखा है कि राहुल गांधी के होटल, मीटिंग्स और एयरपोर्ट पर उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हमें बताया गया है कि कई बार दूतावास लोगों को फोन करके कहता है कि वो राहुल गांधी से ना मिले। लिखित सबूत नहीं है, लेकिन अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, वो न सिर्फ राहुल गांधी की निगरानी करते हैं बल्कि कई बार तो बड़े विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से भी रोकते हैं। राहुल गांधी की विदेश यात्रा अचानक नहीं होती बल्कि महीनों पहले तय हो जाता है। सैम पित्रोदा यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में दिए गए बयानों को लेकर मोदी सरकार के तंज पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में जो आप भारत में कहते हैं वही इंटरनेशनल हो जाता है और जो बाहर कहते हैं वही नेशनल। सच देश में बोले या विदेश में, सच तो सच होता है। कांग्रेस ये मानती है कि संस्थानों पर कब्जा हो रहा है, मीडिया मैनिपुलेटेड है और सिविल सोसाइटी को कमजोर किया जा रहा है। तो ये बात भारत में भी कही जाएगी और विदेश में भी। तो वहीं जर्मनी में जिन लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, उन्हें लेकर जॉर्ज सोरोस से जुड़े आरोपों पर सैम पित्रोदा ने साफ शब्दों में कहा कि सब बकवास है। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, पब्लिक स्पेस में बात करते हैं, कौन किससे जुड़ा है हमें नहीं पता और न हमें फर्क पड़ता है। राहुल गांधी या कांग्रेस का किसी भी तरह की विदेश फंडिंग या एंटी इंडिया नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल उठाने वाले सत्ता पक्ष की सैम पित्रोदा ने क्लास लगा दी है। इसके अलावा आपको याद होगा 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे, जिस दौरान अपने ही देश में राहुल गांधी को पुतिन से नहीं मिलने दिया गया। अब जासूसी के आरोपों को लेकर सैम पित्रोदा के इस खुलासे पर बीजेपी की क्या सफाई आती है, ये देखना होगा। कांग्रेस नेता के खुलासे ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी है तो यूपी में जारी एसआईआर को लेकर भी हलचल तेज है। जहां यूपी में एसआईआर प्रक्रिया का एक और चरण पूरा हो गया, लेकिन राज्य में अब भी करोड़ों वोटर्स के गणना प्रपत्र वापस नहीं आए हैं, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कैसे यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया ने उड़ा दी बीजेपी की नींद, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर 26 दिसंबर को गणना फॉर्म जमा करने का आखिरी दिन रहा। चुनाव आयोग ने इसकी डेडलाइन 15 दिन तक बढ़ाई थी, जो कि अब पूरी हो गई है। लेकिन राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उन लापता वोटर्स को लेकर है जिनके गणना प्रपत्र अब तक वापस नहीं आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स के फॉर्म्स अभी भी सिस्टम में दर्ज नहीं हो सके हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और प्रशासन पर हमला बोला है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया का दावा करती है और चुनाव आयोग निष्पक्षता, पारदर्शिता और पूरी मुस्तैदी के साथ एसआईआर करवाने का दावा करता है। तो फिर इसके बावजूद करोड़ों वोटर्स का अनट्रेसेबल यानी लापता होना किसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है या फिर बड़ी प्रशासनिक नाकामी है। अब आगे के शेड्यूल की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। वहीं 30 जनवरी 2026 को आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है। इसके बाद फरवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि करोड़ों वोटर्स के नाम अनट्रेसेबल होने के बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से तारीख बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का लिस्ट से बाहर होना सीधे तौर पर जनादेश को प्रभावित कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या चुनाव आयोग एक बार फिर यूपी में एसआईआर की तारीख बढ़ाता है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज्य के करोड़ों वोटर्स वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाएंगे, जिससे आने वाले चुनावों में असर पड़ेगा। चुनाव आयोग पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल मोदी सरकार के दावों पर भी गहराते जा रहे हैं। नए साल से पहले भारतीय पासपोर्ट को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्या है भारतीय पासपोर्ट की रैंक और क्या होगा इसका असर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दुनिया की नजर में कोई देश कितना कामयाब और ताकतवर है, ये उस देश का पासपोर्ट तय कर देता है। भारत में मोदी सरकार दावा करती है कि पहले के मुताबिक भारत के पासपोर्ट की ताकत दुनिया में बढ़ी है, लेकिन पासपोर्ट को लेकर अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है।
दरअसल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 ने नई सूची जारी की है, जिसमें बताया गया कि भारतीय पासपोर्ट कमजोर हुआ है। 190 से ज्यादा देशों की सूची में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 85 है। पहले इसकी रैंक 80 थी, यानी एक साल में ही भारत पासपोर्ट की रैंक 5 स्थान फिसल गई। भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने से अब भारतीय नागरिक दुनिया के 56 से 59 देशों में ही बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। अगर हम मनमोहन सिंह की सरकार के समय भारतीय पासपोर्ट की रैंक पर नजर डालें तो 2013 में इसकी रैंक 73 थी। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से ही भारतीय पासपोर्ट की ताकत कम हुई है और आज ये 12 स्थान नीचे गिरकर 85 पर आ गई है। दूसरी तरफ लिस्ट में सिंगापुर लगातार दूसरे साल पहले नंबर पर है, जिसके तहत सिंगापुर के नागरिक 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार की विदेश नीतियों के कारण देश में संकट मंडरा रहा है। आपको याद होगा, हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपया के कमजोर होने की खबर सामने आई थी, जिसने मोदी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। और अब एक बार फिर मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। गॉड्स ओन कंट्री यानी केरला अब भक्ट्स ओन कंट्री होने जा रही है, क्योंकि वहां पर भक्तों ने कब्जा कर लिया है। आज हुए चुनाव में मेयर के त्रिवेंद्रम में बीजेपी का मेयर चुन लिया गया। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। भाई, आज अगर मेयर चुन लिया गया है तो हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही चुन लिया जाए, क्योंकि अभी तक तो मोदी है मुमकिन नेता। आगे आने वाले दिनों में इसी है तो मुमकिन है भी तो होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।